अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चार्ट डेवलपमेंट ही वीडियो में शेयर करूंगा आज भी। ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए अब एक ही वीडियो में शेयर करता हूं कि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और एक ही वीडियो में मालूमात भरपूर तरीके के साथ आपको मिला करें। बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो चुके हैं एक बार फिर। तो जो नए दोस्त आ रही हैं और जो पुराने भी देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद सब्सक्राइबर बढ़ें और ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा करे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए चाइना से कोई चीज़ आई थी बड़ी कमाल की। तो उसका ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है 20 दिसंबर से, ठीक है। और इसमें अभी जो ग्रीन लाइन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी ट्रेनें, इसमें 2 एसी पार्लर होंगे, 5 एसी बिजनेस कोचेज़ होंगी, 6 एसी स्टैंडर्ड और 4 से 5 इकानमी क्लास कोचेज़ होंगी। और बताया ये जा रहा है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर ये कराची से इस्लामाबाद वाया लाहौर चला करेंगी। तो खाना वगैरह भी दिया जाएगा, यानी सर्विस को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान रेलवे की, ताकि उसके कस्टमर्स में इजाफा हो और जो एक कहा जा सकता है इत्माद, वो पाकिस्तान रेलवे के ऊपर दोबारा से बहाल हो जाए। अभी आपको पता है कि अच्छा, ये भी एक रिपोर्ट मैंने शेयर नहीं की लेकिन मैंने पढ़ी हुई थी कुछ ही दिन पहले, वो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि 96% पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है वो रोड्स के ऊपर होती है। यानी एक किस्म का कहा जा सकता है कि पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम तबाह होकर रह गया। पाकिस्तान रेलवे में लोग सफ़र करना पसंद ही नहीं करते क्योंकि जो आरामदा सफ़र होता है उस लिहाज से जो रोड सफ़र है, ट्रैवलिंग है, वो काफ़ी आगे निकल चुकी है रेलवे की निस्बत। तो यही वजह है कि लोग ज़्यादातर अब सी रोड के ऊपर ही सफ़र करना पसंद करती हैं। तो रेलवे के पास पोटेंशियल तो है। अभी जो नई ट्रेनें आई हैं ये काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है कि इससे सफ़र आसान होगा और तेज़ भी हो जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना कि तेज़ भी होना चाहिए सफ़र। तो कोशिश यही है पाकिस्तान रेलवे की कि सफ़र को तेज़ भी किया जाए। वैसे पहले की निस्बत अब सफ़र थोड़ा सा मज़ीद तेज़ हो जाएगा। चाहे इंजन अभी कोई जदीद पाकिस्तान के पास नहीं है, आगे चलकर जब लाइनें नहीं बिछाई जाएंगी तो तब मज़ीद सफ़र आसान हो जाएगा। तो अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक से सामने आ रही है एक बार फिर। $100 मिलियन का लोन इन्होंने दोबारा से पास कर दिया है। ये दोस्तों $100 मिलियन जो कल मैंने आपको वीडियो में बताए थे पैसे, उनसे अलग है। ये असल में पंजाब के लिए खर्च किया जाएगा और पंजाब में जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन होती है और इसका इंस्टीट्यूट है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये पंजाब में बनाई जाएंगे मज़ीद, और मज़ीद लोगों को कहा जा सकता है कि हुनरमंद बनाया जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब में ये काफ़ी टाइम पहले से एग्जिस्ट करती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इनमें इजाफा किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बनाए जाएंगे और ये बड़े पैमाने के ऊपर इस वक्त तक पाकिस्तान को और पंजाब को फ़ायदा दे चुकी हैं क्योंकि बड़ी टेक्निकल एजुकेशन ये प्रोवाइड करती हैं और उससे बड़ी अच्छी लेबर फोर्स भी पैदा हो चुकी है और पढ़े लिखे जो टेक्निकल एजुकेशन वाले लोग होते हैं वो भी पैदा हो चुकी हैं पंजाब में और पाकिस्तान में, और ये बाहर भी जाती हैं और नौकरियां करती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। यहाँ अगर पैसे लगाए जाते हैं $100 मिलियन तो ये फ़ायदा भी बहुत देगा। अच्छा, यहाँ $2 मिलियन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जापान के भी शामिल होंगे टोटल 100 मिलियन में से। अब 19 नए टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें कोई 8 प्रायोरिटी इकोनॉमिक सेक्टर रखे गए हैं जिनके मतलब ये टेक्निकल एजुकेशन होगी। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि ऑटोमोबाइल असेंबली पार्ट एंड रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसी तरह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइट इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर हैं जहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करके लोगों को तैयार किया जाएगा ताकि इन इन इंडस्ट्री में जॉब्स पैदा की जा सके, एक वर्क फोर्स पैदा की जा सके, यानी लोगों को काम आता हो पहले से ही, उनके पास टेक्निकल एजुकेशन हो। तो ये बड़े पैमाने के ऊपर काम है। 19 से नए बनेंगे तो लाखों लोग नए तैयार भी होंगे जिनके पास एजुकेशन होगी और साथ में हुनर भी होगा। तो ये दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट थी। अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तीसरी डेवलपमेंट दोस्तों ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आ रही है। नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसकी जो पहली फ़्लाइट है जिसे टेस्ट फ़्लाइट का नाम दिया जाता है, ये बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2023 को होगी, लेकिन क्योंकि कुछ काम में डिले भी आ चुका है, हमें पता है कि सैलाब पीछे आया, इससे पीछे कोरोना था, तो काम फिर मुतासर होता है। अगर अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक एरिया नहीं मुतासर हो रहा, मुल्क मुतासर हो रहा है, तो उसके बावजूद काम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का मुतासर हो जाता है। तो मुतासर तो हो रहा है काम, और जुलाई 2023 तक अब बताया जा रहा है कि इसे मुकम्मल किया जाएगा।
यानी सॉफ्ट फ्लाइट जो पहली होगी दुनिया को दिखाने के लिए वो 23 मार्च को ही कर दी जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर काम चलता रहेगा और 3-4 मंथ मजीद लेगा। अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि कितना कितना परसेंट काम मुकम्मल किया जा चुका है जो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके ऊपर। तो दोस्तों ओवरऑल 78% प्रोग्रेस हो चुकी है एयर साइड की तरफ, ठीक है। नेविगेशन साइड की तरफ 47% मुकम्मल हो चुका है। जो टावर बनाया जाता है ATC टावर, एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि एक टावर लाजमी होता है, तो इसके ऊपर 52% काम मुकम्मल हो चुका है। जो टर्मिनल बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ से एग्जिट आउट वगैरह होती हैं लोग, तो वो 32% उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा और भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर 22% काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, यहाँ पैकेजेस की शक्ल में काम दिए गए हैं। तो पैकेज 1 में जो पावर सप्लाई है, फेंस है और सिक्योरिटी सिस्टम है, ये है, तो इनके ऊपर 12% काम मुकम्मल किया गया है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो नया बनाया जा रहा है ग्वादर में। इसके अलावा पैकेज 2 में दोस्तों रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है और वो इसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किया गया था 23 नवंबर को। तो जो एग्रीमेंट इसके ऊपर होगा ये 23 दिसंबर को होगा, यानी अभी इसके ऊपर काम का आगाज़ होना है। जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है PCCA बिल्डिंग का, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ जो वहाँ हमें पता है एयरपोर्ट है ना, वहाँ बहुत सारी एजेंसीज के भी क्वार्टर होती हैं और भी बहुत सारे अदारे होती हैं वहाँ, तो हर चीज़ के ऊपर काम होगा। इसी तरह एक फ्रेंशियल बिड पैकेज 3 के लिए दी गई थी जो कि ASF का कैंपस है, ठीक है ना, जो एयरफोर्स की जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स होगी उसका कैंपस होगा। ये 15 नवंबर को दी गई थी और NS पाक की जानिब से अभी इसकी वैल्यूएशन की जा रही है। तो इसके अलावा एक और है पैकेज जिसमें कोई जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो बनाया जाना है। ये कोई 3 लाख गैलन पर डे का डिसैलिनेशन प्लांट होगा और बताया जा रहा है कि इसकी ओपनिंग डेट 15 दिसंबर है बिडिंग की। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि बताई जा रही हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज के ऊपर है डिफरेंट पैकेजेस का काम। इसमें सबसे ज़्यादा काम जैसा कि मैंने बताया एयर साइड की तरफ हो चुका है, यानी गालबन जो रनवे वगैरह बनाया जाना है उसकी तरफ, क्योंकि 78% काम उसका मुकम्मल है। तो देखा जाए तो सॉफ्ट जो ओपनिंग होगी, जो पहली फ़्लाइट होगी वो मार्च 2023 तक बरी जा सकती है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर काम चलता रहेगा जो शायद इस साल के 3rd क्वार्टर में जाकर मुकम्मल होगा, अगले साल के 3rd क्वार्टर में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकम्मल होते ही वहाँ जो तरक्याती काम है वो भी तेज़ हो जाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्ट फ़्लाइट है उसका आगाज़ हो जाएगा। अब दोस्तों चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं रहमान, ये आज के दिन पाकिस्तान का दौरा करने जा रही हैं। 2 दिन का इनका ऑफिशियल विजिट है जो कि ये पाकिस्तान में टाइम गुजारेंगे। पाकिस्तान में इनकी मुलाकातें भी होंगी और बड़े से एग्रीमेंट भी साइन होंगे, कुछ MOU भी साइन किए जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये दौरा वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत के ऊपर कर रही हैं। और इसमें ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ ही टाइम पहले शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जितने भी MOU या एग्रीमेंट होने थे हमारे ताजिकिस्तान के साथ उन्हें रिवाइज़ करने का कहा गया था, ताकि ताजिकिस्तान के जब प्रेसिडेंट आए उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके और एग्रीमेंट को साइन किया जा सके। अब दोस्तों ये इतनी डेवलपमेंट नहीं है, इससे पीछे भी अगर देखा जाए तो इससे पहले आज जो वो आने जा रहे हैं तो मुलाकात होगी। इससे पहले 2 मुलाकातें हो चुकी है, एक यूनाइटेड नेशन में हुई है गालबन पिछले माह, और पिछले माह ही काज़ाख्स्तान में भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट की मुलाकात हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान इन्हें ऑफ़र करने जा रहा है वो बड़ी अहम चीज़ है। पाकिस्तान असल में इन्हें ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट की ऑफ़र करने जा रहा है कि आप उसके ज़रिए ट्रेड किया करें। ये बात आप याद रखें कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक वखान कॉरिडोर है अफ़गानिस्तान का 16 किलोमीटर का। अगर वो ना हो तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान की ज़मीन आपस में मिल जाए और जो रोड नेटवर्क है वो बन जाए। और पाकिस्तान का आज तक का जो पोटेंशियल है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को लेकर वो इसीलिए इस्तेमाल नहीं हो पाया कि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आता। वहाँ अगर अमन आ जाए तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बड़ी अच्छी हैं और ये चाहती हैं कि पाकिस्तानी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, जो कि इन्हें सस्ता पड़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब रोड नेटवर्क ओपन हो जाएगा ठीक तरह से तो बहुत सारी चीज़ें वो बाहर से लेने की बजाय जो पाकिस्तान से मिलता होगा वो पाकिस्तान से तजारत कर लेंगे, ठीक है। और जो बाहर से चीज़ें आनी हैं वो भी फिर पाकिस्तान से गुजर कर जानी है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़नी थी, रेवेन्यू भी बढ़ जाना था और जो एक रोड नेटवर्क का रेवेन्यू होता है वो भी बढ़ जाना था। अब देखें दोस्तों, जो अहम तरीन एग्रीमेंट है वो एक तो ये है कि पाकिस्तान ऑफर करेगा कि आप अपनी तजारत अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट के जरिए करें।
इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ ये ऑफ़र करेंगे, ये ट्रांजिट एग्रीमेंट होगा जो कि दोनों ममालिक साइन करेंगे। जैसा कि और भी ममालिक के साथ पाकिस्तान ने ट्रांजिट एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके तहत उनकी तजारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के ज़रिए होना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द, जब ग्वादर मज़ीद ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी आपको बात बताई, तो सब कुछ ऑपरेशनल हो रहा है। इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान की ट्रेड तो हो रही है, इन सारी कंट्रीज़ की भी ट्रेड होनी है। अब यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट का भी आगाज़ हो चुका है और ये भी हालिया दिनों के अंदर ही हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान की और ताजिकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी होती। तो दोस्तों एक डायरेक्ट फ़्लाइट कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची है ताजिकिस्तान से, और बताया ये जा रहा है कि हर हफ्ते जो है वो एक फ़्लाइट चला करेगी डायरेक्ट पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, और ये कोई 55 मिनट लगे हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतना करीब कंट्री है पाकिस्तान के, सिर्फ 55 मिनट लगे हैं। तो हम तो रोड के ज़रिए भी जा सकते हैं अगर अफ़गानिस्तान के साथ अमन आ जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ जाए, क्योंकि वहाँ ख़तरा रहता है। अगर तजारत होती है तो क्या बनेगा, अगर कोई जो ट्रांजिट ट्रेड होनी है उसमें अगर कोई मसला आ जाता है, रोक लिया जाता है, अगर कंटेनर तबाह कर दिए जाती हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ इशू आ जाती हैं अफ़गानिस्तान को लेकर। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि अगर वहाँ ठीक तरह से अमन आ जाता है तो बहुत जल्द ये सारी कंट्रीज़ गवादत के ज़रिए तजारत का आगाज़ कर देंगी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान ये ऑफ़र करेगा उन्हें, और वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पहले से तय हैं कि पाकिस्तान ऑफ़र करेगा, वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ग्वादर पोर्ट उनकी ज़रूरत है। बाकी फिर पाकिस्तान भी कुछ कोशिश करेगा, ये कंट्रीज़ भी कोशिश करेंगी कि अफ़गानिस्तान को कम अज़ कम इस मामले तक मुकम्मल राज़ी कर दिया जाए कि जो ट्रांजिट ट्रेड होगी वो सिक्योर रहे। अगर वो सिक्योर रहती है तो फिर पाकिस्तान को बड़े पैमाने के ऊपर फ्यूचर में फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये दोस्तों कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। यकीनन आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।